सुधा जी बेटे से बोली, बेटा अब तो मुझे स्टोर रूम में रहते हुए कई महीने बीत गए हैं। अभी तक भी तुमने मेरे रहने का कोई इंतजाम नहीं किया। अब मुझसे स्टोर रूम में नहीं रहा जाता, वहाँ मेरा दम घुटता है। इतना कहते ही बेटा सुधा जी पर चिल्लाकर पड़ा, माँ आपको दिखाई नहीं देता मैं काम पर जा रहा हूँ? सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने लगती हो। अरे गांव में तो आप टूटी फूटी एक कोठरी में पड़ी रहती थी और यहाँ आपको स्टोर रूम में रहने में भी परेशानी हो रही है। अब क्या चाहती हैं आप कि आपके लिए अलग से कमरा बनवा दूं? नहीं बेटा, सामने वाला कमरा खाली तो है, मैं तो उसमें भी रह लूँगी। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? इतने बड़े कमरे में रहोगे क्या आप? तभी नितिन की पत्नी बोली, नितिन क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो इनसे? इनकी औकात इस स्टोर रूम में रहने की भी नहीं है। यह तो उसी टूटी फूटी कोठरी में रहने के लायक है। बहू सुधा जी की तरफ मुंह टेढ़ा करते हुए बोली। फिर बेटा सुधा जी को आंखें दिखाते हुए बोला, माँ आज के बाद मुझसे इस बारे में बहस मत करना, चुपचाप उसी स्टोर रूम में पड़े रहो। कहते हुए नितिन काम पर निकल गया। बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर सुधा जी दंग रह गई। दरअसल सुधा जी अपने बेटे और बहू से अलग अपने पति के साथ गांव में ही रहती थी। अपने पति के साथ सुधा जी बहुत खुश थी। एक ही बेटा था उनका जिसका नाम नितिन है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे गांव छोड़कर शहर में जा बसा। परिवार में कुल मिलाकर दो ही जने रह गए थे, एक सुधा जी और दूसरे उनके पति हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी की गांव में ही खेती थी जिसके बलबूते पर उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाया था। सुधा जी के पति एक किसान थे और अपने खेतों में खूब मेहनत करते थे। इसके साथ ही उन्होंने कभी अपनी पत्नी सुधा जी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। किंतु अब उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत भी कम हो रही थी, जबकि खेतों में काम करने के लिए इंसान के शरीर में थोड़ी बहुत ताकत होनी चाहिए। इसलिए हरि प्रसाद जी ने अपने खेतों को गांव के ही किसान को बटाई पर दे दिया, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती थी। वह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा खूब अच्छे से कर लेते थे। दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों अपने घर में बहुत प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन हरिप्रसाद जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुधा जी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया था। 60 वर्ष की उम्र में सुधा जी उनके पति का साथ छूट गया। उनका बेटा नितिन वह भी एक नंबर का लालची था। माँ को लेने गांव पहुंच गया, क्योंकि खेती की बटाई के मिलने वाले सारे पैसे सुधा जी के अकाउंट में आते थे। बेटे ने बड़ी चालाकी से उनका अकाउंट यह बोलकर बंद करा दिया कि शहर में जाकर प्राइवेट बैंक में नया खाता चालू करवाएगा। अब शहर आने के बाद जो भी खेती बाड़ी का पैसा आता वो सब बेटे के अकाउंट में आने लगा। सुधा जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि जो भी कुछ मेरा है मेरे बाद सब बेटे का ही तो है। मुझे बुढ़ापे में इनसे क्या चाहिए, 2 वक्त का खाना और बेटे बहू से थोड़ा सा प्यार और सम्मान। बस यही सोचकर वह इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने सोचा, गांव में पति के जाने के बाद जो सूनापन उनकी ज़िंदगी में आ गया था, बेटे बहू के घर जाकर अपने पोते पोती के साथ समय बिताकर वह सूनापन भी दूर हो जाएगा। बस यही सब सोचकर वह भी चल दी बेटे के साथ शहर में रहने के लिए। बेटे के घर पहुंचने के बाद बहू माथे में बुरी तरह सलवट डाल लेती है। नितिन हाथ में सुधा जी का सामान लिए खड़ा था। उसकी पत्नी ने नितिन को स्टोर रूम की तरफ इशारा कर दिया। बेटा बोला, आइए माँ आपका कमरा दिखा देता हूँ। बेटे ने सुधा जी का सामान स्टोर रूम में ले जाकर रख दिया। यह देखकर सुधा जी को बड़ी हैरानी हुई और बोली, बेटा मेरा सामान स्टोर रूम में क्यों रख दिया? वो माँ अभी कमरा एडजस्ट करने में समय लगेगा। जब तक कोई कमरा खाली होता है तब तक आप यहीं स्टोर रूम में रहिए, कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। वहां आने के बाद सुधा जी बहुत देर तक भूखी प्यासी स्टोर रूम में बैठी रही। बहू ने एक कप चाय के लिए भी उनसे नहीं पूछा। इतना लंबा सफ़र करके आई सुधा जी थक गई थी। वो चारपाई पर लेट गई। लेटे लेटे उनकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह सुबह सुधा जी नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी। पीछे से बहू बोली, माँ जी आप नहाने जा रही हो तो एक काम करना,
अपने कपड़े धोकर खुद ही डाल देना, क्योंकि मुझे तो वैसे ही दिन भर का बहुत सारा काम हो जाता है और अब आप आ गई हो तो काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उधर से बेटा भी चाय का कप हाथ में चुस्की लेते हुए बोला, हाँ माँ, आप अपने खुद के काम डेली निपटा लेना, क्योंकि सोनिया अकेले ही काम करती है और उसे इतना काम करने की आदत भी नहीं है। आप इसके साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ भी बंटवा दिया करना, क्योंकि अब आप हमारे साथ रहोगी तो घर का काम और खर्चा दोनों ही बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने काम वाली को हटा दिया है और वैसे भी महंगाई बहुत हो रही है। अब से घर के छोटे मोटे काम आप करोगी, जैसे कि बाजार से राशन लाना और सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़कर और लेकर आना, और भी घर के कई छोटे मोटे काम हैं, उनमें भी सोनिया की मदद करना। वह सब आपकी जिम्मेदारी रहा करेगी। आपके आने के बाद हमने घर की मेड को हटा दिया है। बेटे की बातें सुनकर सुधा जी उसके चेहरे को ताकती रह गई। बेटे ने तो आते ही मुझे घर के कामों का पाठ पढ़ा दिया। उनकी बातें सुनकर सुधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और अपने कपड़े भी धोकर डाल दिए। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए बाहर हॉल में आकर बैठ गई। बहू ने नाश्ते में पास्ता बनाया था। उसने चाय और थोड़ा सा पास्ता सुधा जी के आगे ले जाकर रख दिया। सुधा जी मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खाती थी, तो बहू से बोली, बहू मुझे चाय के साथ यह पास्ता मत दिया करो, क्योंकि मैदे से बनी हुई चीज़ मुझे नुकसान देती है। इससे तो अच्छा मुझे चाय के साथ एक नमक का पराठा ऐसे ही दे दिया करो। माँ जी, मैं यहाँ सबकी नौकरानी नहीं लगी हुई हूँ जो सबकी फरमाइशों का अलग अलग खाना बनाऊंगी। सोनिया सुधा जी की तरफ घूरते हुए बोली। नितिन बोला, माँ बच्चे स्कूल में यही लेकर गए हैं, हमने भी नाश्ते में यही खाया है, तो फिर सोनिया आपके लिए स्पेशल पराठा बनाएगी क्या? जिस दिन आप यहाँ आई थी मैंने आपसे उसी दिन बोल दिया था कि सोनिया पर ज़्यादा काम का प्रेशर मत डालना, जैसा भी आपको मिले वैसा ही खा लेना। अगर आपको यह सब खाना पसंद नहीं है तो आप खाली चाय ही पी लीजिए। बेटे बहू की यह बात सुनकर सुधा जी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वह कुछ नहीं बोली और खाली चाय पीकर ही उसी छोटे से स्टोर रूम में आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। धीरे धीरे सुधा जी को वहाँ रहते हुए कई महीने बीत गए। उस छोटे से स्टोर रूम में जहाँ रोशनी भी नाम मात्र की थी, वहाँ सुधा जी को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। बेटे बहू का व्यवहार भी उनके प्रति कुछ अच्छा नहीं था। दोनों सुधा जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे और बहू उनके साथ खाने पीने में भी बहुत कंजूसी करने लगी थी। घर में कोई चीज़ बनती तो सोनिया कभी भर पेट सुधा जी को नहीं देती थी, लेकिन काम घर के सारे करवा लेती थी। सुधा जी बेटे से अपना अकाउंट खुलवाने की बात करती तो बेटा कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देता था। खाना पीना ठीक से न मिलने व बुढ़ापा होने की वजह से सुधा जी को थोड़ा सा काम करते ही थकावट होने लगती थी। ऊपर से उस छोटे से स्टोर रूम में उन्हें सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता था। एक दिन सुधा जी बेटे से बोली, बेटा अब तो मुझे यहाँ रहते हुए कई महीने बीत चुके हैं, अभी तक भी तुमने मेरे रहने का इंतजाम नहीं किया। अब मुझे इस स्टोर रूम में नहीं रहा जाता। इतना कहते ही बेटा उन पर चिल्लाकर पड़ा। माँ मेरे एक बात समझ में नहीं आती, आप आंखों से अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता मैं काम पर जा रहा हूँ? सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने लगती हो। अरे गांव में तो आप टूटी फूटी एक कोठरी में पड़ी रहती थी, यहाँ आपको स्टोर रूम में रहने में भी परेशानी हो रही है। अब क्या चाहती हैं आप कि आपके लिए अलग से एक नया कमरा बनवा दूँ? नहीं बेटा, मैं नया कमरा बनवाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। सामने वाला कमरा खाली तो है, मैं तो उसमें भी रह लूँगी। वो कमरा हमारे मेहमानों के लिए है। इतने बड़े कमरे में रहोगी क्या आप? नितिन, क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो अपनी माँ से? इनकी औकात गांव की उसी टूटी फूटी कोठरी में रहने के लायक है। सोनिया सुधा जी की तरफ टेढ़ा मुंह करते हुए बोली। माँ, अब मुझसे इस बारे में बिल्कुल भी बहस मत करना, चुपचाप उसी स्टोर रूम में पड़ी रहो। बेटा सुधा जी को आंखें दिखाते हुए बोला और काम पर निकल गया। बेटे बहू की बातें सुनकर आज सुधा जी दंग रह गई। अरे मेरी खेती के सारे पैसे हड़प लेता है और मुझे रहने के लिए स्टोर रूम दे रखा है। बस अब बहुत हुआ, बहुत सहन कर लिया मैंने। बेटा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रहा है। अब इनका नशा उतारना पड़ेगा मुझे। मेरे ही पैसों से फ्लैट का किराया देता है और तो और घर के काम भी करवाते हैं। बेटे ने मेरे साथ कितनी चालाकी दिखाई, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है।
बेटे ने मेरा खाता बंद करवा दिया ताकि खेती बाड़ी का सारा पैसा उसके अकाउंट में पहुंचता रहे। इससे पहले कि मैं यहाँ रहकर चारपाई पर पड़ जाऊं और ये लोग मुझे जीते जी मार दें, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं अपने गांव वाले उसी मकान में रहूँगी। बहू मेरी औकात बता रही थी। औकात तो अब पता लगेगी इन लोगों को कि किसकी कितनी औकात है। 2 दिन बाद सुधा जी अपने कपड़ों का बैग तैयार करके बेटे से बोली, बेटा अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं गांव जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सोनिया तो खुश हो गई और पति को एक साइड ले जाकर बोली, अरे सोच क्या रहे हो, देर मत करो, जल्दी ले जाकर इस बुढ़िया को गांव में पटक दो। अब अपने मुंह से कह रही है, इससे अच्छी बात क्या होगी। और वैसे भी अब तो खेती बाड़ी के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते हैं, अब क्या ज़रूरत है हमें इस बुढ़िया को अपने पास रखने की। अब बुढ़िया यहाँ से चली जाएगी तो हमारे सर से भी बोझ कम हो जाएगा। बहू की बातें सुनकर बेटा बोला, ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, लाओ अपना सामान, आपको गांव तक छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही तुम मुझसे बहुत परेशान हो चुके हो, मैं खुद चली जाऊंगी। कहते हुए सुधा जी ने अपना बैग उठाया और उसी दिन शाम को वह अपने घर पहुंच गई, जहां उन्होंने चैन की सांस ली। कुछ महीने बीते, बेटे का फ़ोन आया, माँ 3 महीनों से खेतों के पैसे नहीं आ रहे हैं मेरे अकाउंट में, ज़रा जाकर बोलिए कि वो लोग जल्दी से पैसे भेज दे मेरे अकाउंट में। 3 महीने से किराया भी नहीं दिया है मैंने फ्लैट का। अच्छा बेटा, तेरे अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, मैं आज जाकर बोलूँगी, तू चिंता मत कर। यह कहकर सुधा जी ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिन बाद बेटे का फ़ोन फिर आया, माँ अभी तक पैसे नहीं आए हैं। बेटा मैंने बोल दिया था उनसे, वो थोड़ा समय मांग रहे थे। ऐसा ही करते करते 2-3 महीने और बीत गए। बेटे के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं गया। फ्लैट का किराया भी कई महीने का चढ़ गया था। फ्लैट के मालिक ने नितिन को 2-3 दिन का समय दिया। अगर उसने किराया नहीं दिया तो फ्लैट का मालिक उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देगा। नितिन और उसकी पत्नी फ्लैट के मालिक की बात सुनकर घबरा गए। उन्हें अपनी मां पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों पति पत्नी आग बबूला होते हुए सुधा जी से मिलने गांव पहुंच गए। जैसे ही दोनों घर के सामने आकर रुके तो ऊपर से नीचे तक घर को देखते ही रह गए, क्योंकि जिस टूटे फूटे मकान में सुधा जी रहती थी, आज वह मकान 3 मंजिला खूबसूरत बनकर तैयार खड़ा था। घर को देखकर बेटे बहू की तो आंखें फटी की फटी रह गई। तभी अंदर से सुधा जी बाहर आई। सोनिया बड़े ही गुस्से में बोली, माँ जी यह सब क्या है। सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू मकान है और क्या है, मेरा अपना घर है, अपने पैसों से बनवाया है मैंने, अपने रहने के लिए। नितिन चिल्लाते हुए बोला, माँ इतना पैसा कहाँ से आया आप पर, जो 3 मंजिला मकान बना लिया और हमें बताया भी नहीं। वहाँ हम कब से पैसों का इंतजार कर रहे हैं, कई महीनों से फ्लैट का किराया भी नहीं गया है। कौन से पैसे बेटा, वो जो तेरे अकाउंट में आते थे, जिन पैसों के लालच में तू मुझे यहाँ से लेकर गया था। भूल जा बेटा उन पैसों को, क्योंकि अब कभी भी तेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने अपनी सारी खेती की ज़मीन बेच दी है। सुधा जी की बात सुनकर बेटे बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों बेटा, क्या हुआ, गहरा सदमा लग गया क्या? अभी तो मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की और तुम अभी से होश खो बैठे। बेटा मैंने अपनी ज़मीन बेचकर अपने लिए यह घर बनवाया है और मेन मार्केट में 5 दुकानें खरीदी है, और बाकी का जो पैसा मेरे पास बचा उसे मैंने अनाथालय में दान कर दिया है। माँ यह सब क्या ड्रामा है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? नितिन जोर से चिल्लाया। बेटा चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे जो करना था वह मैंने कर दिया। मैंने तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाई है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि औकात किसकी कितनी है। मेरे रहने के लिए तुम्हारे पास एक कमरा भी नहीं था, जबकि सारे फ्लैट का किराया मेरे ही पैसों से जाता था। लेकर तो तुम मुझे गए थे अपने साथ शहर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नौकर बनाकर। मेरे पैसों पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। और फिर फ्लैट में रहते हो तो अपने दम पर रहो, उसका किराया भी खुद ही भरो। एक एक दिन तुम्हारे घर में मेरा कैसा जिल्लत भरा कटा है, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। देख क्या रहे हो बेटा, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी दुकानों से किराया आता है, जिस किराए से मैं बैठकर आराम से खाती हूँ। घर का काम और मेरी देख रेख करने के लिए नौकर रखा हुआ है मैंने, जो मुझे समय से खाना बनाकर खिलाता है और साथ ही साथ मेरा ध्यान भी रखता है। सुधा जी की बात सुनकर बेटा बहू एक दूसरे को देखने लगे। नितिन आंखों में आंसू लाते हुए बोला, माँ यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
मेरे लाल, तो तूने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया था? ये तो मुझे स्टोर रूम में रखने का तमाचा है जो आज तुम दोनों के गाल पर पड़ा है। बुरे के साथ बुरा ही होता है। आज मैंने तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखा दी है। सुधाजी बेटे से नजरें मिलाते हुए बोली, बेटा अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुछ खाना पीना है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से। सुधाजी की बात सुनकर बेटा बहू दोनों मुंह लटका कर वापस लौट गए। उसके बैंक में जो भी उसकी सेविंग का पैसा पड़ा था उससे उसने फ्लैट का किराया उतारा और फिर फ्लैट की जगह एक छोटा सा किराए का कमरा लिया, जिसमें अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। और सुधाजी अपने 3 मंजिला खूबसूरत मकान में पूरी सुख सुविधा के साथ बड़े ही आराम से रहती है। तो दोस्तों, सुधाजी ने नितिन और सोनिया के साथ जो किया, क्या वह सही था? प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।